इस लेक्चर का टॉपिक है मुद्रास्फीति और उसके प्रकार, अर्थात मुद्रास्फीति किसे कहते हैं और मुद्रास्फीति कौन कौन से प्रकार की होती है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है मुद्रास्फीति और उसी के आगे लिखा है इसको इन्फ्लेशन इंग्लिश में। तो मुद्रास्फीति का जो सामान्य भाषा में प्रयोग होता है वो महंगाई के रूप में होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं कि मुद्रास्फीति की क्या परिभाषा होती है। तो अर्थव्यवस्था की वह स्थिति कि जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का परिमाण अधिक हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है मुद्रास्फीति के बारे में कि अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का परिमाण अधिक हो जाए, अर्थात वस्तुओं की जो सप्लाई है पूर्ति है वह कम रहे और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाए। तो कहने का अर्थ क्या है कि सप्लाई अर्थात पूर्ति कम रहती है और डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जब डिमांड ज्यादा होती है और वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति कम रहती है तो ऐसे में क्या होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और उसी कीमत के बढ़ने को मुद्रास्फीति कहते हैं या इसी को सामान्य भाषा में या रोजमर्रा की भाषा में कहते हैं महंगाई। या इसी को अर्थात जो परिभाषा हमने ऊपर पढ़ी उसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। कीमतों में अर्थात प्राइस क्या होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि हर वस्तु का जो मूल्य है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान में देखें तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पेट्रोल का जो मूल्य है वह 100 को पार कर चुका है। एक समय ऐसा था कि जब मैं पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर लिया करता था, ओके, 45 में हमने लिया, 50 में लिया, 55 में लिया, ठीक है, 60 में गया, 65 में गया, 70 में, 72, 75, 80, 85 और इस प्रकार 90 और 100 आज भी कर रहे हैं। तो लगातार पेट्रोल का मूल्य क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो जब हम 40 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे थे तब भी 1 लीटर 40 रुपए का मिल रहा था और आज 100 रुपए में भी 1 ही लीटर मिल रहा है। अर्थात 60 रुपए जो पेट्रोल है 40 रुपए की तुलना में क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है। तो इसे कहते हैं महंगाई। तो महंगाई में क्या होता है कि जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। तो जब वृद्धि होती है, कीमतें बढ़ती हैं, तो उसी को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर जो कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि या मुद्रास्फीति या महंगाई का जो अर्थ लिया जाता है वह सामान्य कीमत स्तर से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, सामान्य कीमत स्तर से लिया जाता है। अर्थात भारत में मुद्रास्फीति महंगाई कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, परसेंटेज में निकाली जाती है। तो इसके लिए थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सहायता से महंगाई का अनुमान लगाया जाता है और वो भी प्रतिशत में। इसलिए जब भी बात होती है कि कीमतों में वृद्धि होने का तो अर्थ लिया जाता है सामान्य कीमत स्तर से। किसे लिया जाता है, सामान्य कीमत स्तर से। तो यदि हम वर्तमान में देखें तो भारत में जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो 5% से ज्यादा है। ठीक है कि 5% से ज्यादा क्या है, मुद्रास्फीति की दर है। ओके, तो जब भी आए कीमत में निरंतर होने वाली वृद्धि का जो अर्थ होगा वह सामान्य कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि से होगा और यदि कमी होती है तो भी सामान्य कीमत स्तर में कमी से होगी। और इसका निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा महंगाई या मुद्रास्फीति का पता लगाया जाता है और इस काम को भारत में केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय करता है, CSO करता है। ओके, अब एक उदाहरण लेते हैं कि
किस प्रकार से कीमत बढ़ती है। क्योंकि कीमत, यह हम जब बात करते हैं पैसे की, तो जब पैसा हमारे पास होगा तो बाजार में वस्तुएं और सेवाओं का होना भी जरूरी है। यदि हमारे हाथ में पैसा है लेकिन बाजार में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो पैसा किसी काम का नहीं रहता है। ओके, तो यहां पर कहा हमने कि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का परिमाण अधिक हो जाता है, अर्थात वस्तुएं तो कम रहती हैं और लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है। ठीक है, और जो महंगाई को जन्म देता है उसको हम अभी आगे और भी डिटेल में समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे कि माना किसी अर्थव्यवस्था में क्या है, वस्तुओं सेवाओं का कुल उत्पादन 7 यूनिट है, 7 इकाई होता है। बहुत बड़ा उदाहरण लिया है, 7 इकाई होता है और प्रति इकाई मूल्य जो है वो 3 रुपया है। कि अर्थव्यवस्था में केवल 7 वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, वस्तुएं या सेवाओं का प्रोडक्शन जो होता है वो 7 होता है और एक यूनिट का जो प्राइस है वह 3 रुपया है। कितना है? 3 रुपया है। तो यदि हम 7 को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 रुपया। तो कुल उत्पादन का जो मूल्य होगा वह 21 रुपया होगा। ओके, अब यदि 21 रुपया है लोगों के पास, ओके, तो प्राइस 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 3 रुपए के हिसाब से वह क्या कर सकते हैं, 7 वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो यहां पे महंगाई का सवाल नहीं है क्योंकि यहां पर उत्पादन लागत के बराबर ही मूल्य है। लेकिन क्या हो जाए कि लोगों के पास 21 रुपया और बढ़ जाए, ज्यादा पैसा आ जाए, 21 रुपया, 21 रुपये तो ऑलरेडी है, लेकिन 21 रुपया लोगों के पास अतिरिक्त मुद्रा आ जाए। ओके, लेकिन जो उत्पादन है वो 7 इकाई रहे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल 7 इकाई ही रहे और पैसा क्या है, 21 की जगह, ठीक है, 21 रुपए और आ जाए, अर्थात 42 रुपया हो जाए। तो तब क्या होगा, वस्तु का मूल्य तब 3 रुपया नहीं रहेगा। ओके, वही जो वस्तु है, 7 वस्तुएं अब क्या होंगी, प्राइस डबल हो जाएगा। ठीक है, अब वह 42 रुपये में बिकेंगी। ओके, वस्तुएं 7 ही रहेंगी। पहले 7 वस्तुएं थी, वो 21 रुपये में बिक रही थी, लेकिन क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ज्यादा आया लेकिन इधर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ा। ठीक है, नहीं बढ़ा तो सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, पूर्ति हो गई कम और मांग हो गई ज्यादा। ठीक है, तो इधर मांग ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि जो 7 इकाइयां थी पहले 3 रुपए के हिसाब से बिक रही थी, अब वह जब पैसा 21 रुपए अतिरिक्त आया तो वो 6 रुपए के हिसाब से बिकेंगी। ठीक है, अर्थात प्राइस डबल हो गया है। ठीक है, और 42 रुपए क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है किसका, महंगाई का, कि जहां 7 वस्तुएं, ठीक है, पहले 21 रुपए मिल रही थी, ठीक है, लोगों की आय बढ़कर कितनी हुई, 21 रुपए और बढ़ गई, और वही 7 वस्तुएं महंगाई के कारण 3 रुपए से बढ़कर 6 रुपए होगी और लोगों के कितने रुपए खर्च हो गए, 42 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, तो 21 रुपए क्या अतिरिक्त अदा करना पड़ रहा है, लेकिन वस्तुएं कितनी मिल रही हैं, 7 ही मिल रही हैं। ठीक है, वस्तुएं 7 ही मिल रही हैं और पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यहां पे महंगाई नहीं है और यहां पे महंगाई हो गई। तो जब भी कोई वस्तु क्या होती है, महंगी होती है, तो उससे क्या होता है, जो उपभोक्ता है उसकी क्या होती है, वास्तविक आय घट जाती है। कौन सी आय घट जाती है, वास्तविक आय घट जाती है। अब कैसे घटती है, एक उदाहरण और लेते हैं। माना बात, ये कमीज मेरी पहन रखी है, ठीक है, इस कमीज का मूल्य 1500 रुपया है। ठीक है, जो मैंने पहले खरीदी थी, और माना बात मैं मार्केट में जाऊं और पुनः इसी कमीज को खरीदूं तो ये कमीज मुझे आज की डेट में 1500 रुपए में नहीं मिलेगी, और माना बात ये मुझे कितने मिलती है, 2000 रुपए में मिलती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1500 की जगह 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2000 में से 1500 रुपए घटा दीजिए तो 500 रुपए जो मुझे अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, 500 रुपए का करना पड़ रहा, अतिरिक्त देना पड़ रहा है, और कमीज कितनी मिल रही है, एक ही मिल रही है, रंग भी ढंग सा वही है, बराबर आकार है। तो इस प्रकार से 500 रुपए जो मुझे अतिरिक्त देना पड़ रहा है महंगाई के कारण, उससे क्या होता है, वास्तविक आय घट जाती है। क्या घट जाती है, वास्तविक आय घट जाती है। ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा, क्रय शक्ति घट जाती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। जहां 1500 रुपए एक कमीज मिल रही थी और वही कमीज क्या होती है, 2000 रुपए में मिलना शुरू हो जाती है।
तो उससे क्या होती है, जो उपभोक्ता है, इंसान है, उसकी क्रय शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, कि 500 रुपए उसको अतिरिक्त देना पड़ रहा, नहीं तो 500 रुपए क्या होती है, उसकी बचत होती। तो इस प्रकार से ये हुआ मुद्रा स्फीति का उदाहरण कि किस प्रकार से पहले वस्तु सस्ती होती है, ठीक है, और बाद में वस्तु महंगी हो जाती है। बाद में वस्तु क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। एक उदाहरण और लेते हैं। ये मेरे हाथ में 2 लीटर का प्रेशर कुकर है। ओके, तो जब मैंने ये प्रेशर कुकर खरीदा था तो उस समय इसकी जो कीमत थी वह 800 रुपया थी। ठीक है, 800 रुपये का था ये, और 2 लीटर का प्रेशर कुकर है। ठीक है, तो जब मैं आज की डेट में इस प्रेशर कुकर को लेने के लिए बाजार में पहुंचा और उसका प्राइस मैंने पूछा, तो इसका प्राइस जो है वो 800 की जगह बढ़कर 1200 रुपया हो गया। अर्थात प्रेशर कुकर तो वही है, उसी कंपनी का है, 2 ही लीटर का है। ठीक है, कुछ नहीं बदला। बदला क्या है कि इसका रेट बढ़ गया। ठीक है, 800 की जगह 1200 रुपया हो गया। तो इस प्रकार से 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उतने पैसे हमारे पास क्या होंगे, कम होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी क्रय शक्ति घटती है। जब भी प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो इंसान की या उपभोक्ता की क्या होती है, क्रय शक्ति घटती है, उसका खर्चा बढ़ता है और बचत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि मुद्रा स्फीति या महंगाई कब जन्म लेती है, कि जब क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एक व्यक्ति की डिमांड, एक व्यक्ति की मांग का प्राइस पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे सागर में एक बूंद ऊपर से टपक भी जाए तो सागर का जो लेवल है वो घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं, और एक लोटा, ठीक है, एक गागर निकाल भी दी जाए तो कोई असर नहीं पड़ने वाला समुद्र पे। ओके, लेवल वही रहेगा। अब यहां देखिए कि एग्रीगेट डिमांड, सामूहिक, अर्थात एग्रीगेट डिमांड सॉल्ट में एडी, तो हिंदी में कहते हैं इसको समग्र मांग या सामूहिक मांग, जब क्या होती है, ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाती है। अर्थात पूर्ति कम और मांग ज्यादा हो जाती है, तो तब उत्पन्न होती है मुद्रा स्फीति की स्थिति। कि डिमांड क्या हो जाती है, मांग होती है वस्तुओं की ज्यादा और वस्तुएं बाजार में क्या होती हैं, कम। तो जब बाजार में वस्तुएं कम होती हैं और मांगने वाले फ्री में तो जाएंगे नहीं, पैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबके पास पैसा होगा, लेकिन वस्तुएं क्या होंगी, कम होगी। तो फिर क्या होगा, प्राइस ऊपर चढ़ेगा। प्राइस क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से कहने का सार क्या है कि महंगाई कब जन्म लेती है या मुद्रास्फीति कब जन्म लेती है, कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, कि जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा हो जाती है। और पूर्ति किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की। हमें क्या चाहिए, वस्तुएं और सेवाएं चाहिए। ठीक है, खाने पीने का सामान चाहिए, वो वस्तुएं हैं। ठीक है, और जिस माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, ये टेली कम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं, इनमें जो कंपनियां काम कर रही हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, ठीक है, और आपका जियो है, अभी इनका रेट बढ़ जाता है। रेट ये बढ़ा देते हैं तो डेटा ज्यादा थोड़ी देंगे, डेटा उतना ही देंगे, लेकिन रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमें डेटा क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो उसे ही कहते हैं मुद्रा स्फीति। अब मुद्रा स्फीति को जानने के बाद आता है मुद्रा स्फीति के प्रकार, कि मुद्रा स्फीति कौन कौन से प्रकार की होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है मुद्रा स्फीति के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ मुद्रा स्फीति। कि जब हम क्या करते हैं कि हिंदी के बीच में इंग्लिश बोलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि हाँ इंग्लिश जानता है, तो इंग्लिश के बीच में हिंदी भी बोल लीजिए। जैसे हमने कह दिया कि टाइप्स ऑफ मुद्रा स्फीति, तो इसमें हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं बनती है। ओके, तो कौन कौन से टाइप की होती है इन्फ्लेशन, पहला देखते हैं, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, इंग्लिश में लिखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये मुद्रा स्फीति का उत्पन्न होती है कि जब मांग अधिक बढ़ जाती है, किसकी, वस्तुओं और सेवाओं की। जब मांग ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी पूर्ति कम रहती है,
ठीक है, बाजार में उनकी पूर्ति कम रहती है, तो मांग बढ़ जाने के कारण क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। यहां पे भी वही होता है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, कि जो सामूहिक मांग है वो सामूहिक पूर्ति से अधिक हो जाती है, वस्तुएं और सेवाएं का जो उत्पादन होता है वो कम होता है और खरीदने वाले ज्यादा पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या होगा, जो बेचने वाला है वो प्राइस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दूसरा देखिए, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है कि माना बात एक कमीज है मेरी, अब कमीज किससे बनी हुई है, इसका जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कपड़े का, इसमें कलर है, ये जो मशीनें हैं, ठीक है, और उत्पादन के जो साधन हैं, यदि उनकी कीमत बढ़ती है, उनकी कीमत बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ने से ये कमीज भी महंगी हो जाएगी। ठीक है, यदि क्या होती है, उत्पादन के साधनों की लागत बढ़ती है, मजदूरी बढ़ जाती है, कच्चे माल का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, कच्चे माल का दाम बढ़ जाता है, और पेट्रोल, क्योंकि आप जानते हैं ये डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने का अधिकांश काम तो किससे हो रहा है, ट्रक ही कर रहे हैं, उनका भाड़ा बढ़ जाएगा। तो जब भाड़ा बढ़ जाएगा तो महंगा होगा, तो महंगा होने से क्या होगा कि कमीज का दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कमीज नहीं, अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं हैं जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजी जा रही हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो जब भी क्या होती है, उत्पादन के साधनों की लागत बढ़ती है, तो वे साधन जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, उसी को कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में पहले बता चुके हैं, इसका अर्थ होता है महंगाई से। ठीक है, क्या होता है, महंगाई से होता है। अगला देखिए, थर्ड नंबर पर है उत्पादन जनित मुद्रास्फीति, प्रोडक्शन बेस्ड इन्फ्लेशन। कि उत्पादन जनित मुद्रास्फीति कब होती है, कि जब उत्पादन में गिरावट आ जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। जैसे कृषि फसलों की बात करें हम, तो बारिश अच्छी नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो कृषि फसलों को क्या जाता है, नुकसान पहुंच जाता है। तो क्या हो जाता है, कृषि जो पदार्थ हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, चाहे सब्जियां हैं, उनकी बाजार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कमी होने पर क्या हो जाता है कि उत्पादन जनित मुद्रास्फीति, अर्थात उन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि बाजार में यदि सब्जियां कम पहुंच रही है, गेहूं चावल, ठीक है, कम पहुंच रहा है, कम पहुंच रहा, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो रेट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, उत्पादन का, तो इसलिए कहते हैं इसको उत्पादन जनित मुद्रास्फीति। इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं, यदि हड़ताल हो जाती है, ठीक है, तो बाजार में वस्तुओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होने से क्या होगा, मांगने वाले अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर रेट क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, बढ़ेगा। तो इसे कहेंगे उत्पादन की कमी से जो महंगाई बढ़ती है उसे उत्पादन जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे नंबर पर है साख स्फीति, इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट इन्फ्लेशन। अभी साख स्फीति क्या होती है कि जब देश के जो व्यापारिक बैंक हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है, और ये लोगों को सस्ती दर पर उधार देते हैं, यदि ब्याज की दर गिर जाती है, उधार देते हैं, तो लोग ज्यादा क्या करेंगे, उधार लेंगे। उधार लेने से ज्यादा पैसा लोगों के पास आएगा, और पैसा ज्यादा आने से क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ जाएगी। तो पैसा तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन उत्पादन होने में तो क्या होता है, समय ज्यादा लगता है। तो पैसा तो तुरंत आ गया, तो तुरंत आया तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, तुरंत पैदा हो जाएगी, लेकिन वस्तुएं और सेवाएं आने में समय लगेगा। ओके, तो इससे क्या होगा कि जो स्फीति, जो महंगाई उत्पन्न होगी, उसे साख स्फीति के नाम से पुकारा जाएगा। ओके, कि पैसा मार्केट में जल्दी आ गया, लोगों ने बैंकों से उधार लिया, क्यों लिया, ब्याज की दर कम है, पैसा जल्दी से लोगों के पास आ गया, तुरंत मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करने के लिए चले गए। ठीक है, और वस्तुएं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसमें तो समय लगता है। ठीक है, इसलिए वस्तुएं हो जाती मार्केट में कम और पैसा हो जाता ज्यादा। तो जो वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए थी, वो पैसा ज्यादा होने के कारण उनकी डिमांड बढ़ जाती है और महंगी हो जाती है। इसे कहते हैं साख मुद्रास्फीति। अगला है 5वें नंबर पर हीनार्थ प्रोत्साहित
स्फीति अर्थात मुद्रास्फीति को स्फीति के नाम से भी जाना जाता है। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अभी हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है कि जब सरकार का बजट बनता है और बजट में जब क्या होता है, व्यय अधिक होता है, सरकार व्यय ज्यादा करना चाहती है लेकिन उसके पास पैसा कम है। ओके, पैसा क्या क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा उत्पन्न हो जाता है। अब घाटे में क्या होता है कि व्यय ज्यादा करना पड़ता है और आय कम होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है कि उसे तो जितना पैसा उसको व्यय करना है उतना पैसा उसको टैक्स के द्वारा या अन्य स्रोतों से उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, और तब भी पूरा नहीं होता व्यय के बराबर। तो फिर सरकार क्या करती है, आरबीआई को या केंद्रीय बैंक को ऑर्डर देकर अतिरिक्त नोट छापने का काम करती है। ठीक है, और जब अतिरिक्त नोट बाजार में पहुंचते हैं, ठीक है, तो उससे जो महंगाई बढ़ती है उसे कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन प्रोत्साहित स्फीति। ठीक है, कि डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ओके, क्योंकि पैसा तो प्रिंट करने में तो कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन गेहूं चावल का प्रोडक्शन बनाना है तो 6 महीने में अगली फसल आती है। ओके, तो वर्तमान में आप देखें कि जो खाद्य तेल है उसके दाम कितने बढ़ चुके हैं। आज की डेट पे जो तेल है, खाने वाला तेल 190 रुपए लीटर बिक रहा है। ठीक है, वही जून 20 से पहले कितने पे था, 90 पे था, 100 पे था। तो इतना उछाल कर गया 190 रुपए। ठीक है, कि जहां हमें 80 90 100 के आसपास का 1 लीटर तेल मिल रहा था, आज वही खाद्य तेल, खाने वाला तेल, ठीक है, जिससे हम सब्जी बनाते हैं या दाल को फ्राई करते हैं, उसका रेट बढ़कर 190 रुपए हो गया है। ठीक है, और लीटर एक ही। तो इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है, अर्थात महंगाई बढ़ चुकी है। अगला आता है अर्धस्फीति। ठीक है, सेमी इन्फ्लेशन। एक कीन्स का विचार है कि अर्धस्फीति, कीन्स का मानना था कि यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले, यदि रोजगार को बढ़ाया जाता है, ज्यादा बेरोजगारी है, तो उससे पहले बेरोजगारी की स्थिति होगी, तो पूर्ण रोजगार से पहले अतिरिक्त लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो जब रोजगार देंगे तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की क्या पड़ेगी, शॉर्टेज पड़ेगी। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की क्या पड़ेगी कि जिनसे सामान बनाना है तो उनकी पूर्ति कम हो जाएगी। तो पूर्ति जब कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, अर्थात मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, पैसा तो आ जाएगा। ठीक है, पैसा आ जाएगा, क्यों, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कच्चा माल तो इतनी जल्दी तैयार नहीं होने वाला है। ठीक है, उसको निकालने में, उसको बनाने में यदि कृषि पदार्थों का है तो 6 महीने का समय लग जाता है कम से कम। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति यदि उसने क्या कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले जो स्फीति उत्पन्न होती है उसे अर्धस्फीति कहते हैं। और दूसरे में उसने कहा अवरुद्ध स्फीति, क्योंकि माल की कमी हो जाती है, माल की शॉर्टेज पड़ जाती है। ठीक है, और शॉर्टेज पड़ने के कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और इसी को कहा उसने बोटलनेक इन्फ्लेशन। क्या कहा उसने, इसी को कि जो अर्धस्फीति है, सेमी इन्फ्लेशन को बोटलनेक स्फीति के नाम से पुकारा है। ओके, अब यहीं पे कीन्स का ही विचार है यथार्थ स्फीति, ट्रू इन्फ्लेशन। ये तो अर्ध जो स्फीति थी, ये तो मुद्रा, जो यह अर्धस्फीति थी, यह पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले की बात थी कि जब कीमत बढ़ जाती है। अब जो दूसरी स्फीति है, ये कब उत्पन्न होती है कि जब सभी लोगों को रोजगार मिल जाता है, उत्पादन के सभी साधनों को रोजगार मिल जाता है, और उसके बाद यदि अतिरिक्त मुद्रा उनके पास आ जाती है तो उत्पादन तो नहीं बढ़ेगा, उत्पादन तो वही रहेगा। यदि 10 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो 10 ही रहेगा, लेकिन पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, और वो 10 वस्तुएं क्या हो जाएंगी, यदि वो 10 ही रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिक रही थी तो वह 20 रुपए के हिसाब से बिकना शुरू हो जाएंगी। ओके, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की क्या रहेगी, शॉर्टेज रहेगी और पैसा ही बढ़ेगा। तो क्या होगा कि जो पैसा बढ़ा है वह पैसा बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। कुल मिलाकर डिमांड बढ़ने के कारण ही क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, खरीदार ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये यथार्थ स्थिति है कि अर्धस्फीति का उत्पन्न होती है पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले, और यथार्थ स्फीति कीन्स के अनुसार यह उत्पन्न होती है पूर्ण रोजगार के बाद। नेक्स्ट स्फीति देखते हैं 8वें नंबर पर, खुली स्फीति, ओपन इन्फ्लेशन। अब ये ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है कि ओपन इन्फ्लेशन तब उत्पन्न होता है कि जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, ठीक है, और कीमतों पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा पूंजीवादी देशों में होता है, नियंत्रण नहीं होता है, जिसकी मर्जी है, जितना चाहो उतना खरीदो, प्राइस चढ़ रहा है तो चढ़ते चले जा रहा है, ठीक है, मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ रखा है, सरकार इसमें किसी प्रकार का इंटरफियर नहीं करती है। और ऐसी स्थिति में जो महंगाई बढ़ती है उसे कहते हैं खुली स्फीति, ठीक है, कि वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। अब बढ़ती क्यों है? लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है और वस्तुओं की क्या जाती है, कमी हो जाती है। तो जब भी वस्तुओं सेवाओं की कमी होगी और लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा और डिमांड ज्यादा करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसे हम कहेंगे खुली स्फीति, अर्थात महंगाई ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दमित स्फीति। अब ये दमित स्फीति क्या होती है? ये ठीक इसका उल्टा होती है कि दमित स्फीति जब सरकार क्या करती है कि जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तो सरकार क्या करती है, कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करती है, ठीक है। यदि गेहूं चावल के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए तो जैसे भारत में हम देखते हैं कि सस्ती राशन की दुकानों पर उसको कम रेट पर बीपीएल वालों को या अन्य जो कार्ड बने हैं उनको प्रदान करती है कि जिससे कि वे अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें। तो इस प्रकार से दमित स्फीति के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कीमतों को। गवर्नमेंट कुछ वस्तुओं और सेवाओं की जो आवश्यक है उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को कम करती है, क्योंकि बाजार में जो गेहूं बिक रहा है या जो चावल बिक रहा है उसका रेट अलग है, और जो ग्रेन की दुकान में, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में बिक रहा है उसका रेट क्या है, कम है। तो ठीक है, इस प्रकार से सरकार क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो कंट्रोल की दुकान में ले रहे हैं उनको जो सामान मिलता है वहां पर वो मिलता है सस्ता, और जिसके पैसा है वो मार्केट से लेता है उसको मिलता है महंगा। तो इस प्रकार से ये हो गया मुद्रा स्फीति के प्रकार। तो मुद्रा स्फीति के कौन कौन से प्रकार हो गए कि मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति, उत्पादन जनित मुद्रा स्फीति, साख स्फीति, हीनार्थ प्रोत्साहित स्फीति, अर्ध स्फीति उसी को कहा कीन्स ने अवरुद्ध स्फीति या बोटल नेक स्फीति कहा। अगला है यथार्थ स्फीति, ट्रू इन्फ्लेशन कहा, खुली स्फीति कहा, ठीक है, ओपन इन्फ्लेशन कहा, और दमित स्फीति, ठीक है, सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार से यहां पर मैंने आपको बताया 9 प्रकार की मुद्रा स्फीति जो क्या करती है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत को बढ़ाने का काम करती है। तो आज का जो टॉपिक हमारा था वो था मुद्रा स्फीति, जिसको हम महंगाई के नाम से सामान्य रूप से जानते हैं। तो मुद्रा स्फीति की आपको परिभाषा लिखनी है तो ऐसी लिखनी है कि अर्थव्यवस्था की वो स्थिति जब वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का परिमाण बढ़ जाता है, मुद्रा लोगों के पास ज्यादा आ जाती है और वस्तुओं और सेवाएं बाजार में कम रहती है, तो डिमांड ज्यादा होती है, और डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस ऊपर चले जाते हैं, अर्थात बढ़ते चले जाते हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहते हैं। लेकिन कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मापा जाता है और इसलिए इसका अर्थ हम लेंगे सामान्य कीमत स्तर से। किससे लेंगे? सामान्य कीमत स्तर से लेंगे। और सामान्य कीमत स्तर का जो निर्धारण होता है भारत में वह CSO केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक 3-3 महीने में, ठीक है, 3 चौको 12 यानी कि 4 साल में 4 बार इन्फ्लेशन रेट ज्ञात किया जाता है, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। ओके, इसी में हमने आपको बताया कि महंगाई किस प्रकार से जन्म लेती है, कि अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया कि टोटल 7 इकाइयों का उत्पादन होता है और 1 इकाई का मूल्य 3 रुपया है, तो कुल मिला के उत्पादन की जो कुल वैल्यू आई वो 21 रुपया आई। ओके, लेकिन किन्हीं कारणों से लोगों के पास 21 रुपया अतिरिक्त आ जाता है, तो
रुपए हो जाएंगे, 21 पहले थे अब 42 रुपए हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो विक्रेता होगा अब वो 3 रुपए के हिसाब से अपना सामान नहीं बेचेगा। अब रेट बढ़कर हो जाएगा 6 रुपए, लेकिन वस्तुएं साथ ही रहेंगी। ओके, तो इस प्रकार से 42 रुपए क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। तो जब ज्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा तो क्या होगा, इससे उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है, महंगाई से वास्तविक आय घट जाती है। और साथ में जो व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है, अर्थात क्रय शक्ति घटने का अर्थ है कि 2000 का जो सामान है यदि आपको 4000 रुपए में लेना पड़े तो 2000 रुपए एक्स्ट्रा जो देना पड़ रहा है तो वो आपका क्रय शक्ति घटने का द्योतक है कि आपकी क्रय शक्ति घट चुकी है। अदरवाइज तो आपको 2000 में जो एक वस्तु मिल रही थी तो 4000 में 2 मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण अब वो एक ही मिल रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक हुआ मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति के प्रकार।